हेलो दोस्तों, यात्रा के इस एपिसोड में आज हम लोग चल रहे हैं पटना से इलाहाबाद और ट्रक से यात्रा हो रही है। यहाँ से हम आरा मोहनिया वाला रास्ता ले रहे हैं। पटना से आरा, आरा से मोहनिया, मोहनिया से फिर जीटी रोड लेते हुए हम चलेंगे बनारस होते हुए प्रयागराज की तरफ। और यात्रा के दौरान कई चीज़ें आपको मैं दिखाता चलूँगा और रास्ता कैसा है ये भी आपको इसके द्वारा पता चलता रहेगा। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं मदन जी, जो हमको लेके चल रहे हैं साथ में। और ये मास्क मैं लगातार निकालता रह रहा हूँ बिकॉज कि आँखों के आगे कभी कभी बहुत ज़्यादा भाप आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है। जनरली मास्क हमारा लगा ही रहेगा इस पूरे यात्रा के दौरान। तो इस पूरी यात्रा में आप चलेंगे लगभग 370 किलोमीटर पटना से प्रयागराज P2P। और इस P2P में हम लोग कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें करेंगे, कई जगहों पर रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लगभग 12 से 14 घंटे की यात्रा है पूरी। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, इस पूरी यात्रा को मैं एक बार बाइक से भी ट्रैवल किया हूं। मतलब मैं इलाहाबाद गया हूं पटना से बाइक से, वो भी पैशन प्रो है मेरी, और वहां से लौटा हूं। तो लगभग 370 किलोमीटर जाना, 370 किलोमीटर आना, ये मेरी यात्रा रही है। काफ़ी अच्छी यात्रा थी। 60-60 किलोमीटर पे रुक के खाते मैं अकेले आगे बढ़ता रहा था। और आज मैं ट्रक में हूँ। तो हम लोग इसी यात्रा में ऐसे कई सारी चीज़ें, कई सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो मैं आपको देते चलूँगा। हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने इस यात्रा पे। ये आप पूरे पीछे देख रहे हैं, ये धान के खेत हैं। बारिश उस तरफ आपको लग रहा होगा बारिश हो रही है, और इधर आगे भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ बारिश हो रही है। लेकिन हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। ये हमारा रास्ता है। ये हम लोग नए कोयले ओवर ब्रिज पे आ गए हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू। तो ये है हमारा नया कोयले ओवर ब्रिज जो 2020 में दिसंबर में बना, और वो आपको दिखाई दे रहा है पुराना वाला ब्रिज। अंग्रेजों के समय बना हुआ था, 100 साल से ऊपर हो रहे हैं। और भारत के महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर इसको बाद में इसका नामकरण कर दिया गया था। और आप जो नदी देख रहे हैं वो है सोन नदी। और मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ कि सोन नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकली है। वहीं से 2 नदियाँ और निकली हुई हैं। एक है नर्मदा जो कि अरब सागर में गिरती है, और उसी के बगल की पहाड़ी से निकली हुई है महानदी। तो सोन, नर्मदा और महानदी ये अमरकंटक पहाड़ियों से ही निकली हुई है। और ये नदी आगे मिलती है दानापुर में गंगा जी से। तो ये उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अर्थात उसके दाहिने साइड आके ये मिलती है। और ये हमारा नया ब्रिज है। हम लोग भोजपुर आ गए हैं। जिला भोजपुर पड़ता है, उसमें ये शहर है आरा। तो जिला पूरा पड़ता है भोजपुर और इसके अंदर ये शहर है, ये है आरा। ये आप देख रहे हैं नहर भी काफ़ी बड़ी हुई है और सब सोन से जुड़ी हुई है। ये सब जो नहरें हैं ये सोन से जुड़ी हुई हैं। तो जो सोन में बाढ़ आई है उसका प्रभाव आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी के दिनों में सामान्यतया ये नाला रहता है। अभी जो आपको ये नहर दिखाई दे रही है, और ये है आरा शहर। काफ़ी बेहतर शहर है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, सुख सुविधाएँ हैं, अच्छे स्कूल हैं। ये है आरा का रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आरा का रेलवे स्टेशन है। और यहाँ का खुरमा बड़ा प्रसिद्ध है। अभी मैंने ये खरीदा है खुरमा। अब मैं बस आपको खा के ही दिखा सकता हूँ, आप तो खा तो पाएंगे नहीं, इसलिए आपको आरा आना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे इस खुरमा को खाइए। बड़ा शानदार खुरमा है। जब डिब्बा में खोलूँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा कैसा दिखता है देखने में।
रस में भीगा हुआ ये पनीर का टुकड़ा होता है, फ्राइड पनीर होती है, उसका टुकड़ा होता है बड़े बड़े। ये आप पनीर भी नहीं कहेंगे, छेना कहिए बेसिकली इसको। छेना को रैंडमली काटा जाता है और उसको चाशनी में भिगा दिया जाता है। तो अभी कहीं रुकेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बारिश हो रही है तो काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो रही है इस समय। अब यहाँ से आप डाइवर्जन देख रहे हैं, सीधा जो आप रोड जाएंगे वो निकलेंगे आप सासाराम के लिए। और ये जो हम लोग अभी यहाँ से मुड़ने वाले हैं दाहिने साइड, ये जो आपको अभी सामने ट्रक दिख रही है सफ़ेद कलर की, यहीं से हम मुड़ेंगे और हम मोहनिया वाला रूट अब यहाँ से ले लेंगे। काफ़ी अच्छा रूट बना हुआ है। ये देख रहे हैं भारत पेट्रोलियम की गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हम लोग मुड़ने वाले हैं मोहनिया के लिए। ये हमारा मोहनिया का टर्न हुआ और सामने आप लैंडमार्क देख रहे हैं। यहाँ से जगदीशपुर 25 किलोमीटर और मल्याबाग आपका 51 किलोमीटर है और लगभग यहाँ से 140 किलोमीटर मोहनिया होगा। ये देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। हर जगह की हाल कमोबेश ऐसी ही है इस बार। इधर भी देखिए, ये हालात लगभग इस बार हर जगह है। तो हम लोग अभी चाय पीने के लिए यहाँ देखिए पीछे रुके हुए थे और बारिश जोरों की हो रही है। अब चल रहे हैं हम लोग गाड़ी में या फिर आगे बढ़ते हैं फर्दर, आपको रास्ता दिखाऊंगा मैं। यहाँ देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, इसीलिए वेट करते हैं। हम लोग अब मोहनिया से लगभग 70 किलोमीटर दूर हैं और मोहनिया पहुँचने के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने जीटी रोड पर और फिर वहाँ से इलाहाबाद की यात्रा फर्दर कंटिन्यू होती रहेगी। लेकिन मौसम बड़ा प्यारा है और ये जगह है बरमानपुर। हम अब धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं जीटी रोड की तरफ और लगभग 60 किलोमीटर के आसपास बचा होगा। 2 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। लेकिन उसके पहले मैं आपके सामने जीटी रोड को लेकर एक बात रखना चाहता हूँ। सामान्य तौर पर जो हमारा जीएससी किताब है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक बनवाया था। लेकिन ये एक ऐसी रोड है जिसका इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है, 2500 साल पुराना। जब भारत में महाजनपद हुआ करते थे उस समय इस रोड के बारे में पता चलता है कि यह रोड पूरब को पश्चिम से अर्थात आप बांग्लादेश से जाकर सीधे काबुल तक पहुंचा करते थे। और महाजनपद के बाद यह मौर्य काल जब आया तब ये रोड और प्रोमिनेंट हुई। उसके बाद शेरशाह सूरी को इसका श्रेय दिया गया। लेकिन बीच में गुप्त काल में भी इस रोड की महत्ता बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ये रोड मुगल काल में भी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ज़्यादा जानी जाती है क्योंकि उससे ट्रेड हुआ करता था। और बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने इसको और रिजुविनेट किया और तब ये रोड आगे बढ़ी। आज के समय में कलकत्ता से आगरा तक जाने वाली जो जीटी रोड है उसको कहा जाता है NH-19। तो हम जब अभी जिस रोड पे जाके मोहनिया में जुड़ेंगे वो NH-19 है, जो कि बनारस इलाहाबाद होते हुए जाती है हमारी आगरा की तरफ और फिर आगरा से वो रोड आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो जीटी रोड का इतिहास केवल शेरशाह सूरी से ही नहीं है, वो इतिहास बहुत पुराना है। वो इतिहास लगभग आज से 2500 साल पुराना है। इसलिए इस रोड की महत्ता को केवल हम शेरशाह सूरी के ही आधार पर नहीं देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर कई सारे अच्छे धान के खेत आपको देखने को मिल रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी सुहाना है, तो गर्मी नहीं लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और यात्रा के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा और कई अच्छी जानकारियाँ मैं आपको दूँगा। अगर आप चाहते हैं तो एक दो कहानियाँ भी मैं आपको सुनाऊँगा यहाँ पे, छोटी सी कहानी जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी आपको उसे यात्रा को देखने में। और मुझे मेरे ख्याल से हम लोग
पहुंच जाएंगे, रात हो जाएगी हम लोग को इलाहाबाद पहुंचते और घर पहुंचते तो अच्छा खासा टाइम जो है वो लग ही जाना है। सुबह 5 बजे हम लोग निकले हैं पटना से प्रयागराज के लिए, तो जल्दी पहुंचेंगे और फिर रास्ते में मैं आपको कई सारी चीज़ें और दिखाऊंगा। चलिए तब तक वेट करिए। बीच में एक कर्मनाशा नदी भी आने वाली है कैमूर ज़िले में, और कर्मनाशा की हार नाम का एक कहानी आपने अपने स्कूली दिनों में पढ़ा होगा, तो वो नदी वही है। उसके पुल से हम लोग को गुजरना है और फिर गंगा नदी आएगी और बाद में हम निकलेंगे संगम के पास से, जब हम शास्त्री ब्रिज को क्रॉस करने वाले होंगे उस समय। चलिए तो फिर कुछ देर बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो हम लोग अब मोहनिया पहुँचने वाले हैं, मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर बचा होगा, और वहाँ से 5 किलोमीटर लगभग है कर्मनाशा नदी। तो कर्मनाशा की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आप लोगों ने त्रिशंकु नाम सुना होगा। तो त्रिशंकु जो है वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, नाम था उनका सत्यव्रत, और इसी वंश से भगवान राम भी आते हैं। तो त्रिशंकु अपने पूरे जीवन भर अच्छे कर्म किए तो उनके स्वर्ग का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया था कि स्वर्ग वो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे हरिश्चंद्र को अयोध्या की सत्ता दी और चले गए अपने गुरु वशिष्ठ के पास। लेकिन उनकी एक इच्छा थी, अपने गुरु से उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे स्वर्ग जाना है। तो वशिष्ठ जी बोले कि हाँ, वो तो तुम्हारे कर्म ही तुमको स्वर्ग ले जाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। तो गुरु वशिष्ठ बोले ये तो नहीं हो सकता। तब वो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के पास गए, उनको लालच दिया कि हम तुमको बहुत सारा धन देंगे और तुम हमको सशरीर स्वर्ग भेज दो। तो शक्ति ने कहा कि ये तो गलत है और श्राप दिया कि तुम आज से त्रिशंकु नाम से जाने जाओगे। उनको त्रिशंकु बना दिया। अब वो बेचारे वन भटक रहे थे, तभी उनकी मुलाकात होती है विश्वामित्र से। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में प्रतिद्वंद्विता थी, तो उन्होंने विश्वामित्र ने त्रिशंकु को वादा किया कि ठीक है, मैं तुमको सशरीर स्वर्ग भेज दूंगा। अब सशरीर तो स्वर्ग कोई जा नहीं सकता था, यह तो नियम के विरुद्ध था। लेकिन अपने तप के बल से विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने की पूरी कोशिश की। वहां से इंद्र बाकी देवताओं के साथ मिलकर बोले कि ये तो गलत है, वो उसको नीचे ढकेलने लगे। तो त्रिशंकु जो है एक बिना आधार के बीच में जाके अटक गए, और वहां से ये कहा जाता है कि उनके सलाइवा जो गिरा, लार जो गिरी, उसी से कर्मनाशा नदी बनी। और कर्मनाशा मतलब कर्म का जिसमें नाश हो जाए, तो वहीं से कर्मनाशा नदी बनी। तब जब वो नीचे लटके रह गए त्रिशंकु, तो उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना करी कि देखिए अब तो कुछ ना कुछ तो करिए। तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की, उसी के लिए त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग की स्थापना कर दी और उसको वहां का इंद्र बनाने की कोशिश की। तब इंद्र और बाकी देवता नीचे आते हैं और बात करते हैं विश्वामित्र से कि देखिए ये तो नियम के विरुद्ध था, इसीलिए इसको ऊपर आने नहीं दिया गया। विश्वामित्र भी सहमत हुए। तो दोनों के बीच में एक कहा कि ठीक है, बैलेंसिंग मेंटेन करते हैं कि इसको अपने नए स्वर्ग में रहने दिया जाए, लेकिन यह सशरीर स्वर्ग भी नहीं जाएगा। इस तरीके से त्रिशंकु शब्द का प्रयोग वहां होने लगा जहां पर कोई बीच के किसी परिस्थिति में अटक जाता है कि ना वो इधर का और ना वो उधर का। तो त्रिशंकु आज भी हैं और उन्हीं के भाई, और इसकी घटना जो है वो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में लिखी हुई है। तो वहां से यह नदी जो है माना जाता है कि बनी है। लेकिन अगर इसके ज्योग्राफिकल फीचर की बात की जाए तो कैमूर जिला से ये नदी निकली है और गंगा की ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, 192 किलोमीटर लंबी है और गाजीपुर में आके ये गंगा में मिलती है। साथ में इसकी एक धारा जो है वो चौसा में जाके मिलती है। तो जब हम लोग कर्मनाशा पहुंचेंगे तब मैं आपको इस नदी को दिखाऊंगा और आपको इस नदी के विषय में कुछ और चीजें बताऊंगा वहां पर। ये आप देख रहे हैं, ये है दुर्गावती नदी, जो कि कर्मनाशा की सहायक नदी है और इस पूरे क्षेत्र में आप इसी का पानी देख रहे हैं। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है कर्मनाशा नदी
इस समय सामान्य दिनों में पानी बहुत कम रहता है, लेकिन अभी बरसात का समय है तो पानी बहुत ज़्यादा है। पहले ये पुल नहीं बना हुआ था, पहले लोग नीचे से जाया करते थे। वो जो रोड आपको दिखाई दे रही है वहाँ जाते थे, और इधर देखिए पुल लगभग डूब चुका है। तो जूम करता हूँ तो और दिखाई देगा। देखिए पुल डूब चुका है, और इधर आप ये पानी पेड़ देख सकते हैं, ये पेड़ सारे डूब गए हैं। पहले नीचे रास्ता हुआ करता, लेकिन वो डूब चुका है इस समय, और ये पुल अब बना दिया गया है जिससे लोग इससे निकल रहे हैं। ये है गर्भनासा नदी, और इसी कहानी मैंने आपको अभी सुनाई थी, कैसे इस नदी को पौराणिक कथाओं में स्थान मिला है, और माना जाता है कि इसमें नहाने के बाद कर्म का नाश हो जाता है। लेकिन कई और सही पौराणिक कथाएं भी इसके पीछे हैं। ये है हमारी कर्मनासा नदी, जो आगे गंगा मिलती है। गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो हम लोग अब रामनगर बीटी वाले गंगा जी के पुल पे आ गए हैं। आप गंगा जी की तरफ देखेंगे तो एक तरफ रामनगर है और एक तरफ बनारस है दोनों बनारस का ही क्षेत्र। तो देखिए कि बाढ़ इस समय कितनी भयानक है। ये आप देख रहे हैं उस साइड मिर्जापुर पड़ता है, जिधर मैं आपको भी दिखा रहा हूँ वो मिर्जापुर का एरिया है। और ये है बनारस। जरा इधर देखिए क्या कंडीशन है, पूरा बाढ़ का पानी खतरनाक तरीके से बढ़ा हुआ है। और ये व्यू देख लीजिए, गंगा जी में तो पानी बढ़ ही रहा है। गंगा में पानी बढ़ने का एक और बहुत बड़ा कारण है कि यमुना और यमुना के साथ जुड़ी उसकी ट्रिब्यूटरी। लो भैया हम उतर गए अंदावा मोड़। अब यहाँ से उतारा हम अपन गाड़ी का है कि आगे है नो एंट्री, गाड़ी न जाई। तो यहाँ से लेके गाड़ी हम जाब शास्त्री ब्रिज के ऊपर से आप जने दिखाओ हम गंगा जी बाढ़ आया है। ओके बाद वहाँ से भरद्वाज आश्रम हो तो हम सभी घर निकल चले अब जाते ही गाड़ी उतारा है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये है शास्त्री ब्रिज, और ये गंगा जी हमारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये आपका संगम पॉइंट है। अगर आप आगे देखेंगे जहाँ पर ये दोनों रिवर, आप ये लैंड देख रहे हैं, जहाँ पर ये दोनों रिवर मीट कर रही हैं वहीं पे हमारा संगम पॉइंट है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये शंकर जी का मंदिर है। और यहाँ पर इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। छोटे हनुमान का इकलौता मंदिर पूरे भारत में, ये पानी में पूरे तरीके से डूब चुका है। ये आप देख रहे हैं, और इधर का नज़ारा देखिए, यहाँ पर ये रेलवे ब्रिज है और ये कितना ऊपर यहाँ पर पानी आ चुका है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या कंडीशन हो चुकी है इस समय बाढ़ की। ये हमारा पूरा शास्त्री ब्रिज है पूरा ये, और ये हमारा संगम व्यू है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आपके लेफ़्ट साइड का एरिया जो है वो झूसी है, और अगर आप इधर चलेंगे तो ये आपका मिनी इलाहाबाद का एरिया पड़ जाता है, संगम का एरिया पड़ता है। अब हम चलेंगे यहाँ से घर, क्योंकि लगभग मेरी यात्रा हो चुकी है 370 किलोमीटर की। और अपने वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और मेरा सामान तो अभी नहीं पहुंचा है, सामान पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि नो एंट्री लग चुकी है। तो सामान रात में 11 बजे पहुंचेगा। बट मैं अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ जा रहा हूं और सामान का इंतज़ार करूंगा जो कि रात 11 बजे मेरे पास आएगा। ये है मेरी गाड़ी, आपको अपनी गाड़ी भी दिखा देता हूँ। ये मेरी गाड़ी है और इसी से मैं अब घर की तरफ प्रस्थान करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पटना से प्रयागराज तक के ट्रक की यात्रा बड़ी अच्छी लगी होगी। कई सारे अच्छे व्यू आपको देखने को मिले होंगे और अंत में गंगा जी का दर्शन भी आपको हो ही गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, द स्वदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको पॉपुलैरिटी की तरफ ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ ही आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे श्रृंखला हमारी शुरू होने वाली है। मेरे पास समय नहीं था इस वजह से इस बार श्रृंखला थोड़ी लेट है, लेकिन आपको वो श्रृंखला 10 स्वदेश पर देखने को अवश्य मिलेगी। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।